नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। देखिए आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के दिन देखिए गांधी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज विजयदशमी है तो त्यौहार भी मनाते रहिए। सत्य की विजय के नाम पर विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, तो बिल्कुल त्यौहार मनाते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज और देखते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में जिंक की कमी का प्रमुख स्वास्थ्य परिणाम क्या माना गया है? राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आपको ध्यान रखना है। अभी इस मंत्रालय के द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई ज्ञानवीरों, जिसमें चिल्ड्रन इन इंडिया, ठीक है, इसमें जिंक के साथ साथ विटामिन डी की भी बात की गई। विटामिन डी की भी बात की गई, जो कि देखा जा रहा है बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है और उसके कारण और परिणाम पर भी बात यहाँ पर चर्चा की गई। आ जाइए अब देखते हैं इस मंत्रालय ने आखिर ये चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट कब से स्टार्ट किया था। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो रिपोर्ट स्टार्ट किया गया 2008 से। ये रिपोर्ट लगातार केंद्रीय सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा निकाली जा रही है। ठीक है, 2008 से लगातार निकाली जा रही है। लगातार मीन्स कोई हर साल नहीं निकाली जाती। इस बार 2025 में ये चौथा संस्करण था। ठीक है, चौथा संस्करण था, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं 2008 से 25 तक चौथी बार, यानी कि 2025 में चौथी बार ये रिपोर्ट निकाली गई है। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिंक और विटामिन डी के विषय में बात की गई है। इसके साथ ही साथ आप देखिए शिशु मृत्यु दर पर भी इसी में बात की गई है। शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR जो है वो सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में है ज्ञानवीरों, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ये ध्यान रखिए, जो आपकी शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर प्रति हजार, ठीक है, शिशु मृत्यु दर जो कैलकुलेट की जाती है वो प्रति हजार पर की जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पर है छत्तीसगढ़। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, पहला दूसरा तीसरा स्थान कौन है, क्योंकि अभी नई रिपोर्ट आई है तो ये पूछा जा सकता है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बात करें, अगर हम इसी पर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर अभी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि ये जो रिपोर्ट है ये 2023 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके अनुसार शिशु मृत्यु दर IMR जो है वो है 25 प्रति हजार है। ठीक है, 25 प्रति हजार है, जो कि इससे पहले वाली रिपोर्ट में 26 थी। ठीक है, तो ये है। और देखिए इसके साथ ही साथ आपको ये तीनों स्टेट भी याद रखने हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर से बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 44 है, सॉरी यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 42 है, तो राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ये इतना फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बच रहा। हाँ, और ये कब से स्टार्ट किया है? 2008 से, ध्यान रखिए। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए डेनमार्क की नई दवा को मंजूरी किस संगठन ने दी है? राइट आंसर है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ठीक है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इसके द्वारा। अब ये काम क्या करता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसका जो काम है वो है सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ चिकित्सा उपकरणों का एक नियामक निकाय है। ठीक है, और अभी जो डेनमार्क के साथ ये मंजूरी भारत सरकार के द्वारा या इस संगठन के द्वारा की गई है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इस का नाम है ओजेम्पिक, इस दवा का नाम है ओजेम्पिक। तो आपको ध्यान होना चाहिए ओलंपिक से। ठीक है, ओजेम्पिक याद रखिए, ऐसा भी पूछा जाता है ओजेम्पिक। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो ओजेम्पिक इसका नाम है, ध्यान रखिए।
आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2023 के अनुसार महिला अपराध दर में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो महिला अपराध दर में अगर बात की जाए तो वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना सबसे बड़ा राज्य है इस मामले में, और ये जो आई है 129.7%, काफ़ी उच्च स्तर है। महिला अपराध के आंकड़े जारी किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आबादी के मामले में बात की जाए, ठीक, आबादी के मामले में अगर बात की जाए तो उसके मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, उसके बाद दूसरे स्थान पर है आबादी के मामले में महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। ठीक है, ठीक है, इन तीनों राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी के आधार पर हिंसा की जाती है। और ज्ञानवीरों, ये जो एनसीआरबी के महिला अपराध दर के जो आंकड़े हैं, इसमें देखिए ये जो निकला है ये है प्रति लाख पर निकाला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी मैंने बच्चों पे बताया तो वो प्रति IMR यानी प्रति हजार पे निकाला जाता है, जबकि ये जो महिला अपराध के मामले में की जाए तो ये प्रति लाख पर बात की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आबादी इस तरह से ये हो गया। अगर हम बच्चों के अपराध पर बात करें, बच्चों के अपराध पर, तो ज्ञानवीरों देखिए बच्चों के अपराध पर भी बच्चों के अपराध पर भी इस पर वृद्धि हुई है। बच्चों के अपराध पर भी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है तो ये भी देखिए, ये वृद्धि हुई है 9.2%। ठीक है, 9.2% ये वृद्धि है। अगर हम राज्यों की बात करें, इसमें सबसे पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, बच्चों के अपराध के मामले में ये हो गया 9.2%। ध्यान रखिए। अब देखिए ST यानी कि आदिवासियों पर भी अपराध के मामले बढ़े हैं। 28% में ये अपराध के मामले जनजातियों के मामले में भी बढ़े हैं। ठीक है, देखिए आप, अगर हम आदिवासियों पर बात करें हिंसा की, तो उसमें भी वृद्धि हुई है पहले की अपेक्षा 28%। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन फैक्ट पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आत्महत्या के सबसे अधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या के मामले दर्ज किए जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए जो सेकंड नंबर पर है वो है कर्नाटक। ठीक है, सेकंड नंबर पर है कर्नाटक। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने बनाया नया पेमेंट बोर्ड। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। बोर्ड का नाम आखिर क्या है? तो बोर्ड का नाम है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, PRB। ठीक है, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड PRB। ध्यान रखिए 6 सदस्य हैं। इससे पहले जो होता था, केंद्र सरकार का कोई भी सदस्य नामित नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार से इसमें चेंजिंग की गई है। केंद्र प्रतिनिधि, देखिए इसमें केंद्र सरकार के 3 प्रतिनिधि अब शामिल होंगे। मुख्य काम क्या है? देश के पेमेंट सिस्टम के कामकाज की निगरानी करना। आखिर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी अध्यक्षता करेंगे RBI गवर्नर। ठीक है, और पहले का जो बोर्ड होता था वो 5 सदस्य था, जिसमें केंद्र का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लेता था। तो इस बार से ये चेंजिंग आई है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। टोटल 6 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला स्लम फ्री सिटी कौन सा शहर बना है? राइट आंसर है यहाँ पर चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और अब स्लम फ्री सिटी के रूप में भी जाना जाएगा। देश का पहला ऐसा शहर ये होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि जो स्लम बस्तियां हैं यानी कि जो बस्तियां हैं उन्हें समाप्त कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। उनको पुनर्वास किया जा रहा है। फ्लैट्स दे करके बिल्डिंग्स बनाई गई, फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, छोटे छोटे घर दिए जा रहे हैं, ताकि वो झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। तो आपको ध्यान रखना है चंडीगढ़ का नाम। ठीक है, चंडीगढ़ का नाम ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चला और सब साफ हो गया, ये चीज़ नहीं है। उनका पुनर्वास किया जा रहा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं।
साल 2025 में विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला कहाँ जलाया जाएगा? तो ये जलाया जाएगा कोटा में। आप लोगों में से कितने लोग ये मानते हैं कि क्या रावण जलाना एक परंपरा चली आ रही है, लेकिन उसे सीखने की ये ज़रूरत है कि ये जलाना एक सिंबल है, एक प्रतीक है सत्य की विजय, सत्य की असत्य पर विजय। तो रावण का अहंकार यहाँ से देखिए समाप्त होता दिखता है, ज्ञान का अहंकार, ठीक है ना। तो ये त्योहार ही नहीं है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। फिलहाल अगर इसी पे बात चलेगी तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को एरोड्रम लाइसेंस प्राप्त हुआ है? यहाँ पर राइट आंसर है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, देखिए उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। डीजीसीए ने इस तरीके का कार्य किया है जो इसे एरोड्रम लाइसेंस प्राप्त हुआ है, अनुमति मिली है डीजीसीए की, ठीक है। और देखिए इसमें जो पहला एयरपोर्ट है नवी मुंबई ये दूसरा है। जो पहला एयरपोर्ट अगर जिसको एरोड्रम मिला है तो वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ये है हवाई अड्डा, ठीक है, शिवाजी महाराज एयरपोर्ट इसको मिला है, ये भी मुंबई में ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शॉर्ट नोट्स, अच्छा देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर ये देखते हैं। 4 यूरोपीय देशों में शुल्क मुक्त निर्यात, इस पर काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, तो एक साथ मैंने इसको पॉइंट वाइज में ले आई मैं शॉर्ट नोट्स के तरीके में। आप देखिए इसको समझौता हुआ था भारत का, ये देखिए इसमें जो भारत ने प्रयास शुरू किया था ये पिछले साल मार्च में ही शुरू कर दिया था, ठीक है। और ये समझौता हुआ था 1 अक्टूबर से, ये समझौता लागू भी हो गया, यानी कि कल से ये समझौता लागू भी हो गया। अब आइए देखते हैं इसमें आखिर है क्या समझौता। देखिए भारत ने EFTA यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 4 देशों से समझौता किया था। उन देशों के नाम आपको याद रखने हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन, ठीक है। विशेषताएं देखिए, भारत का ये 14वां व्यापार समझौता है। 100% उत्पादों पर शुल्क मुक्त निर्यात किया जाएगा। लाभ क्या है इसमें? $100 अरब निवेश का वादा, बहुत सारे सामान, बहुत चीज़ें जाएंगी यहाँ से। प्रभाव क्या होगा? वाकई प्रभाव ये होगा भारत समृद्ध होगा, निर्यात बढ़ेगा तो समृद्ध होगा, ऑब्वियस सी बात है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे जो योजनाएं भारत में चलाई गई उनसे ये लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए शॉर्ट नोट्स। अब मेनली जो आपको इसमें याद रखना है वो याद रखना है किसके साथ भारत का समझौता हुआ है, तो ये 4 देश और ये EFTA, ठीक है, ये 4 देश आपको ध्यान रखने हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा संस्थान है जिसने देश में सबसे पहले 500 स्टार्टअप का आंकड़ा पूरा कर इतिहास रच दिया? तो राइट आंसर है IIT कानपुर, ठीक है। IIT कानपुर ने ऐसा इतिहास रचा है, 500 से ज़्यादा स्टार्टअप। देखिए पहले इनके पास 200 स्टार्टअप थे, लेकिन अभी 1 से 1.5 साल में इन्हें 500 स्टार्टअप का कार्य इन्होंने पूरा किया है। देखिए नवाचार के मामले में अगर बात की जाए ना, नवाचार के मामले में तो IIT कानपुर को फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ था। IIT कानपुर को फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ था नवाचार के मामले में, तो उसी पे आगे बढ़ते हुए इन्होंने ये काम किया है। आ जाइए थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं। देखिए ये IIT कानपुर के ही विषय में दोनों ही चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपका रिवीजन करा दूंगी। देखिए साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप इनक्यूबेशन प्रोग्राम, अब ये क्या है? IIT कानपुर की C3I हब ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जहां साइबर सुरक्षा स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया जाएगा, ठीक है। साइबर सुरक्षा के मामले में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें IIT कानपुर इन्वॉल्व है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम में चयनित स्टार्टअप को 2 वर्ष के लिए 30 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई है, यानी कि 20 लाख ग्रांट प्लस 10 लाख इक्विटी आधारित फेलोशिप, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब जो नेक्स्ट है वो है महा मेट्रो के साथ सहयोग, साइबर सुरक्षा में सहायता। तो देखिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कंपनी, ठीक है, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कंपनी ने IIT कानपुर की C3I हब के साथ एक समझौता किया ताकि नागपुर और पुणे नेटवर्क की साइबर सुरक्षा सुधारी जा सके। यह पहला ऐसा सहयोग है जहां IIT कानपुर सीधे किसी मेट्रो संगठन के साथ साइबर सुरक्षा के मामले में जुड़ने जा रहा है। तो आपको ये दोनों ही प्रोग्राम देखिए, पहली बात तो ये आपको C3I हब ये पता होना चाहिए कि ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। और फिर
महाराष्ट्र मेट्रो के मामले में आईआईटी कानपुर ने सीधे तौर पर भागीदारी की है? तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? ठीक है, बाल विवाह मुक्त जिला बना है बालोद। और ये बालोद कहाँ पर स्थित है ज्ञानवीरों? तो ये बालोद स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये बालोद स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो पहला ऐसा जिला जो कि बाल विवाह मुक्त बना है। और इसका जो छत्तीसगढ़ का उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो 2028 तक 2028-29 तक छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाना, ये हो गया। अब देखिए आखिर ये कौन सी योजना है जो प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 27 अगस्त 2024 को चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, ये योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, मैरिज फ्री इंडिया, ये योजना लॉन्च की गई थी मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी ताकि पूरे देश को चाइल्ड मैरिज फ्री बनाया जा सके। ठीक है, पूरे देश को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके। इस उद्देश्य से 27 अगस्त 2024 को ये योजना लागू की गई थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है बालोद। नेक्स्ट देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? राइट आंसर है यहाँ पर गज रक्षक ऐप। ठीक है, पहली बात, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है आपका एमपी में। ठीक है, एमपी में, ध्यान रखिए। और ये जो गज रक्षक ऐप है, केवल ऐसा नहीं है कि ये बांधवगढ़ के लिए ही काम आएगा। आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो टाइगर रिजर्व एरिया है या अभ्यारण्य है, वहाँ पर भी इस ऐप की मदद ली जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये 1 अक्टूबर। ठीक है, यूएन के द्वारा इसे कब से स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे 1919 से लगातार मनाया जाता है। ठीक है, लगातार घोषित किया गया और लगातार जो है मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो 1 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार किस राज्य के पर्यटन विभाग को मिला है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को ये पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार। और क्यों दिया गया है? क्योंकि सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ अपने सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, इस मामले में ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलुगु भाषा दिवस 2025 में किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ मनाया गया? राइट आंसर है यहाँ पर सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसे मैं रखूंगी। और ये P4 आखिर जागरूकता कार्यक्रम क्या है? तो ये है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। तो ये हो गया आपका। और ये मेनली क्यों है? तो सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास, इसमें ये सारी चीज़ें उपस्थित मानी गई। ठीक है, और आगे देखिए, तेलुगु एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया। और इसका जो लक्ष्य था, आप सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए लक्ष्य ध्यान रखिए, सोच भी नहीं सकते हैं, 2047 तक। ठीक है,
2047 तक शून्य गरीबी, ये इसका लक्ष्य माना गया है यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, लक्ष्य हो सकता है आपसे केवल लक्ष्य ही पूछ ले। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, याद रखिए। नेक्स्ट आ जाइए, प्रवीर रंजन। देखिए, प्रवीर रंजन सीआईएसएफ महानिदेशक का इन्होंने पदभार संभाला है। तो देखिए, यहाँ तक ये आपका करंट अफेयर कंप्लीट होता है। कल फिर उपस्थित होती हूँ आपके सामने कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।